All right. So now the point is to understand about Ibn Battuta and his vision. We covered किताबुल हिंद एंड अल-बरूनी द लास्ट सेशन, और आज के सेशन में हम दूसरे ट्रेवलर के पास चलते हैं, इब्न बतूता के पास, और जानते हैं कि इब्न बतूता कि हिंदुस्तान में वो इब्न बतूता किस तरीके से कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, क्या देखा, क्या कुछ लिखा. लेट्स सी. और व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू मेमोराइज अबाउट हिम, ये भी ध्यान रखिएगा. तो इब्न बतूता, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज ही इज एन अफ्रीकन ट्रैवलर हु केम फ्रॉम मोरक्को. मोरक्को देखा है कहां पे? ये है टैंजियर, यहाँ पर वो पैदा हुआ था. दिस इज कॉल्ड मोरक्को. टैंजियर वो जगह है जहां पर जो बर्थ प्लेस है इब्न बतूता का. और इब्न बतूता की पूरी यात्रा यहाँ पर दिखाई गई है इस टोटल ट्रैवल्स. बहुत, इसको ग्लोब ट्रॉटर कहा जाता है. पूरी ग्लोब घुमा हुआ है, पूरा दुनिया घुमा हुआ है इसमें. इफ यू सी, ही हैज कम बाय दिस वे, और यहाँ से होते हुए फिर ये अरेबिया में आता है. कई यात्राएं करता है. एक्चुअली एक यात्रा नहीं है, ये पूरी जिंदगी ही घूमने करने में लगा देता है. तो इसने देखिए ये अरेबिया के आसपास की भी इसने यात्राएं करी. ठीक है. इसकी जो सबसे पहली यात्रा होती है वो 1325 से 1327 के बीच में होती है, जो ये रेड कलर से दिखाया गया है. सो ऑल द प्लेसेस शोन इन रेड कलर, ही ट्रैवल्ड 1325 टू 1326. फिर उसके बाद दूसरी सबसे लंबी यात्रा जो इसकी होती है, ट्रैवल होता है, वो आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है. पर्पल कलर से फिर से यहाँ पर आता है, और इसके बाद फिर ये सारे इलाके वो घूमता है, और ये सारे इलाके ऐसे ऐसे घूमते हुए और फिर दिल्ली में आता है. दिल्ली में आने के बाद फिर ये रास्ता चुनता है, ये देख रहे हैं, ये सारे इलाके घूमते घामते, और फिर फाइनली वो चाइना पहुंचता है. और रुकता फिर यहाँ से भी नहीं है, ये सारे इलाके अपना घूमता है, और लास्टली फिर यहाँ से होकर के और वापस जाता है. और उसके बाद ग्रीन कलर वाली, ठीक है, 30 से 32 के बीच में, 49 से 53 के बीच में फिर इसने ये येलो कलर वाली, ये वाली यात्राएं करी. तो यूं कह सकते हो कि कुल 3-4 यात्राएं, 4 यात्राएं खैर मेन इसकी हैं, और इन चारों में ये पूरी दुनिया घूम लेता है. इंडिया में ये कब आया था? इंडिया में ये अपनी 3rd विजिट में आया हुआ था. यानी 1325 से 27 पहली विजिट है, 30 से 32 दूसरी विजिट है, 32 से 46 सबसे बड़ी वाली विजिट जो है वो पर्पल कलर वाली, उसमें वो इंडिया में आता है 32 से 46 के बीच में. इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन टैंजियर, बताइए, टैंजियर में पैदा हुआ, वहीं पर पढ़ा लिखा. He learned literature and scholarly works at young age. पढ़ाई लिखाई बहुत करा था. इस्लामिक लॉ इसको बहुत आता था, इसलिए भी आता था क्योंकि इसके पूरे खानदान में सारे लोग अक्सर करके काजी के ही पद पे हुआ करते थे. मतलब दे न्यू वेरी वेल अबाउट इस्लामिक लॉ. He considered that knowledge gained through travels is more important source than the books. और उसका ऐसा मानना था कि आप जो फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करते हो कहीं पे ट्रेवल करके, वो किसी भी किताब के ज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण होता है. So that's why he was globetrotter. He loved traveling. He went to far off places, exploring the worlds and people. Before his visit to India, he had made pilgrimage to Makkah and traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman. ये वो जगह थी जो हिंदुस्तान में आने से पहले उसने टहला हुआ था, देखा हुआ था. अब इब्न बतूता का इंडिया में कैसे विजिट होता है और यहाँ पर उसने क्या देखा, इसके बारे में पढ़ेंगे. So he set off his travel in 1332-33. ये वो टाइम था जब वो चलता है. 33 में वो पहुंच भी जाता है सिंध में. He was able to get the reputation of Sultan of Delhi, मोहम्मद बिन तुगलक. उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासन कर रहा था दिल्ली में, और उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक इलाके में फैली हुई थी. तो आप सोचो कि ये दिल्ली में यहाँ पर शासन चल रहा है, और उसे इस बात की खबर सिंध और उसके आसपास के इलाकों में होती है. उसे लगता है कि बढ़िया राजा है, चलना चाहिए. वो आता है, सुल्तान के लिए कुछ भेंट भी लेके आता. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट ही ब्रॉट फॉर
सुल्तान, जब वो आता है, सुल्तान वॉज ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हिज स्कॉलरशिप, उसकी विद्वता से बहुत प्रसन्न होता है और तुरंत उसे पूछता है कि भाई आपको कौन सी नौकरी दी जा सकती है जो आप करना चाहो। तो उसने बताया कि भाई हमारे खानदान के लोग तो हमेशा से काजी होते रहे हैं, तो ही ऑल्सो हैड बीन अपॉइंटेड एज जज एट ऑफ दिल्ली, काजी, काजी के पद पे उसे रख दिया जाता है। कई वर्षों तक वो काजी के रूप में काम करता है। आप सोचोगे कि यहाँ हिंदुस्तान में आकर के वो न्यायाधीश कैसे बन गया। तो he had learned Sharia, he was well aware of the Islamic law, and since in those days India was also governed by Islamic law, that is why he had no difficulty in governing India, though he was quite new to it. हिंदुस्तान में बिल्कुल नया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि किताबों से तो नया नहीं था, पढ़ा तो था। सुल्तान अपॉइंटेड हिम as his ambassador to China. Also during a journey to China, he also visited Malabar Coast, Maldives, Bengal, Assam, Sumatra, ये सारे जगहों पर वो गया। वापस जब अफ्रीका गया तब उसने एक किताब लिखी, रिहला लिखी या लिखवाई, लिखवाई आप कह सकते हो। तो इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवल दैट इज कॉल्ड रिहला। आपसे पूछा जाए इब्न बतूता की किताब का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा रिहला। सो जस्ट मेमोराइज दिस। एंड इट वाज रिटन इन अरेबिक। भाषा कौन सी है? अरबी में लिखी गई। किस बारे में है, इसमें क्या लिखा गया है? सो कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट मींस इंडिया। इंडिया में जो उसने देखा था, यहाँ के कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में, उसके बारे में लिखा। He carefully recorded his observation about the new culture, people, belief and values. फिर इनको लैंग्वेज सारी समझ में आती थी इंडिया की, मतलब नहीं, अरबी, इंडिया की जो अरबी अच्छे से तो इन्होंने बुक से, सर जैसे लास्ट टाइम मतलब अलबरूनी ने बुक से पढ़ा तो इन्होंने सब कुछ देख के एडमायर किया। हाँ, ये किताब नहीं पढ़े थे। देखो अलबरूनी में और इब्न बतूता में सबसे बड़ा अंतर भी यही है कि अलबरूनी व्हाटएवर ही न्यू फ्रॉम बुक्स, बट इब्न बतूता व्हाटएवर ही न्यू ही गॉट इट फ्रॉम ट्रैवल। वो जा करके देख करके सीखता था, और जबकि अलबरूनी किताब पढ़ करके सीखता था। तो जो किताब पढ़ के सीखेगा उसे जाहिर सी बात है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान करना पड़ेगा, वरना वो किताब नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो जगह जगह पर विजिट करके देखने वाला है, उसको किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके पास बस आंखें होनी चाहिए और घूमने का मादा होना चाहिए। तो ये था इब्न बतूता के पास, ही डिड दैट। हाँ, भाषाएं उसे भी कई सारी आती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इतनी दूर दूर तक ट्रैवल करेगा तो उसको कुछ तो भाषाएं सीखनी पड़ेगी दूसरों की। ऐसा नहीं था कि उसे हिंदी नहीं आती थी, आने के बाद थोड़ा बहुत उसने हिंदी भी सीखा और भी भाषाएं उसने सीखी। लेकिन अरबी जो है उसको अच्छे से आती थी, क्योंकि वो मोरक्को में भी चलती थी, वो अफ्रीका में भी एक बड़ी भाषा थी। कोकोनट और पान हिंदुस्तान में आता है, यहाँ का कल्चर, पीपल, बिलीव्स, वैल्यूज के बारे में लिखता है, और उसे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग दो चीजें लगती हैं, कोकोनट और पान। अब आप सोचो, कोकोनट और पान अगर इंडियन राइटर्स को लिखना हो तो क्यों लिखेंगे? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। ठेले की दुकान पर जो है, आप ठेले पर बहुत सारा कोकोनट मिल जाएगा, सड़क पे से आप गुजरो, और पान की दुकान तो हर गली नुक्कड़ चौराहे पे है। लेकिन इब्न बतूता के लिए ये दोनों चीजें बहुत नहीं थी, क्योंकि ये मोरक्को में नहीं होती थी। Was quite impressed. So the best example of Ibn Battuta's strategies of representation are clear in the ways in which he describes the coconut and palm. और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का ट्रैवलर था और कितनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसकी होती थी। So he described two things, coconut and palm, and these two things were totally unfamiliar to his audience. कम से कम मोरक्को में या अफ्रीका में तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कोकोनट और पान के बारे में पता हो। तो वो दोनों चीजों को कितनी खूबसूरती से बयां करता है रिहला में, लेट्स सी। वो कहता है कि कोकोनट रिजेंबल्स लाइक अ मैन्स हेड। कोकोनट कैसा होता है? तो कोकोनट एक आदमी के सर जैसा होता है। उसमें दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है कि नहीं होता? नारियल में ऐसा होता है? ऊपर वो पार्ट होते हैं उसके तीन, ब्लैक ब्लैक। सूख जाए नारियल, सूखा हुआ, और उसके बाल आप निकालेंगे तो उसमें से जो सूखा नारियल निकलता है, उसमें आप देखोगे ध्यान से
तो होता है, 3 उसमें डॉट्स जैसे पड़े रहते हैं, 2 आंख और 1 मुंह जैसा वो लगता है। एंड इनसाइड ऑफ इट व्हेन इट इज ग्रीन लुक्स लाइक अ ब्रेन, और जो है वो अंदर उसके ब्रेन जैसा समझ में आता है जब वो ग्रीन रहता है। ठीक है, ऊपर इसके फाइबर्स रहते हैं, मतलब वो बाल जो उसकी, तो वो ऐसा मतलब लगता है कि हाँ वो पूरा सर ही सर है। अच्छा, वो गलत भी नहीं कह रहा था। आपको बता दें कि आज भी बड़े सारे कार्यों में, खास करके जो है हिंदू संस्कारों के अंतर्गत, जब हम कोई पूजा या यज्ञ या हवन करते हैं तो उसमें हम लोग नारियल फोड़ते हैं। वो नारियल एक तरीके का बलि होता है। ठीक है, पहले किसी जमाने में जानवरों की होती थी, उससे भी पहले कभी फिर उसमें आंखें भी रहती हैं कभी कभी, हाँ ऐसा बोलती है ना, मतलब घर में बड़े लोग बोलते हैं कि इसमें आंख है, ऐसा वैसा कुछ। हाँ हाँ, तो उसको जीव ही माना जाता है, वो बलि ही है। He describes about पान also। दूसरी स्ट्राइकिंग चीज तो, एक तो उसने बता दी कोकोनट के बारे में कि कोकोनट resembles like a man's head which has 2 eyes 1 mouth, it has fiber like hair, brain too, जिसमें नसें नजर आती हैं, तो उस तरह का ब्रेन जैसा भी नजर आता है। एंड देन he discussed about पान also। वो कहता है कि लोग जो है, बीटल हैज नो फ्रूट एंड इज ग्रोन फॉर द सेक ऑफ लीव्स ओनली। इसमें कोई फल नहीं होता, लेकिन फिर भी उगाया जाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं, पत्ती चबाते हैं। मतलब इंडिया के लोग बड़े शौकीन है इस मामले में कि वो पत्तियां तक चबा जाते हैं। अभी वो पूरी तरह से इंसान बने नहीं है, जैसे जानवर है वो पत्तियां चबाते हैं, वैसे यहाँ के लोग भी हैं। एक ऐसी पत्ती तो कम से कम होती है जिसे खाया जाता है। बाद में वो सुपारी वगैरह के बारे में बात करता है, हालांकि नट्स वहां पे फेमस थे, जानते हैं उसके बारे में बीटल ने। इब्न बतूता इंडियन सिटीज के बारे में क्या कहता है, लेट्स सी। इब्न बतूता शहरों के बारे में बताता है कि सिटीज आर फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर एबल एंड हैव रिसोर्सेज एंड स्किल। शहर बहुत सारे अवसरों से भरा पड़ा है, मतलब शहर में तरह तरह के काम धंधे हैं, लोग आकर के अपनी जीविका कमाते हैं। दे माइट ग्रो अप, दे माइट become rich, they can earn lots of prestige and riches in cities if they are skilled, they are able, they have resources। शर्त सिर्फ इतनी है कि लोगों के पास स्किल होनी चाहिए। जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास जो एबल नहीं है, उसके लिए शहर तो बड़ा दुखदाई है, उसको तो काम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास ये काबिलियत है, उसके लिए शहर बहुत अच्छी जगह है, बहुत कुछ दे सकती है। Cities were densely populated and prosperous, and cities were disturbed during war and invasions। शहर बहुत प्रॉस्परस हैं, बहुत पॉपुलेटेड हैं, और कभी कभी वॉर्स और या इन्वेजन के टाइम पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। रेस्ट इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि इसके टाइम में हाँ अटैक वगैरह भी हो रहे थे, कई कई बार रिवोल्ट हो रहे थे। रिवोल्ट वगैरह के टाइम में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। आपको बता दें कि एक इकलौता शासक हिंदुस्तान का जिसके टाइम में सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए थे वो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के टाइम में आया था, उसको पता है अच्छी तरह से। His account said that the streets in many cities were crowded and bright and colorful markets। शहर में भीड़ बहुत है, हिंदुस्तान में भीड़ तो है ही है, और बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, कलरफुल मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो बड़ी तारीफ करके जा रहा है, क्योंकि उसने अभी गांव देखे नहीं थे, उसने अभी जंगल नहीं देखे थे, उसने पहाड़ी इलाके नहीं देखे थे, वो शहरों में रहा था। तो उसको लग रहा है पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही है, बहुत बढ़िया बढ़िया शहर है यहाँ पे। दिल्ली वॉज द वॉस्ट सिटी विद द ग्रेट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। उसके हिसाब से दिल्ली ही सबसे बड़ा शहर था। अफ्रीका से आया था तो जाहिर सी बात है दिल्ली उसको सबसे बड़ा संसार का शहर लगेगा भी। Bazaars were not only the place of economic transaction but the hub of social and cultural activities also। बाजार केवल सामान बेचने की जगह नहीं होते थे, बल्कि वहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े सारे होते रहते थे। नाच गाना, जो है संगीत समारोह, इस तरह की चीजें बहुत आयोजित होती थी शहरों में।
Many bazaars had mosques and temples also. लगभग हर शहर में बहुत सारे बाजारों में आपको मास्क और टेम्पल भी मिलेगा, और पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी वहां पर होते थे। डांसर सिंगर्स ये आते थे और पब्लिक के बीच में इनके परफॉर्मेंस होते थे, इससे पैसे मिलते थे। इब्न बतूता नोटेड दैट द सिटीज ऑब्टेन्ड इट्स वेल्थ फ्रॉम विलेजेस। ये भी कहता है कि शहरों में जितना पैसा आता है, शहर के लोग इतने धनी है, कहाँ से है? गांव से। क्योंकि गांव में प्रोडक्शन अच्छा होता है, गांव का प्रोडक्शन शहर में आता है, तो जाहिर सी बात है शहर भी प्रॉस्परस हो रहे हैं। So the prosperity of cities were totally dependent on the prosperity of villages. This was because of the agricultural production with 2 crops a year. हर साल 2 क्रॉप्स होते थे, ये भी उसने बताया। इसका मतलब शायद सिंचाई के साधन हिंदुस्तान में उस दौर में भी काफी अच्छे रहे होंगे, तब तो 2-2 फसलें कट सकती थी एक साल में। He says that there was a great demand for Indian textiles like cotton, cloths, fine muslin, silks, ये सारी चीजें, satin, brocades, ये सब चीजें बाहर मार्केट में इनकी बड़ी डिमांड थी। मतलब पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान से कुछ चीज बेची जाती थी तो वो कपड़ा होता था। हमारे यहाँ का कॉटन भी बहुत फाइन कॉटन हुआ करता था। उसके बाद मुस्लिन, मुस्लिन मतलब मलमल जो बहुत पतला होता है, वो बहुत फेमस था। सिल्क भी था, हालांकि सिल्क चाइना से भी आता था, लेकिन इंडियन सिल्क भी काफी फेमस था। He further says that variety of fine Muslims were so expensive that could be worn only by nobles and very rich people. हमारे यहाँ का जो मलमल होता था वो इतना खूबसूरत कपड़ा होता था और इतना बढ़िया, इतना महंगा होता था कि कई कई इलाकों में जो बहुत धनी आदमी होते थे या राजा महाराजा होते थे, उनके अलावा किसी की औकात भी नहीं होती थी पहन पाए। तो हिंदुस्तानी कपड़ों की वो कीमत और वो औकात होती थी उस जमाने में। ये कौन बता रहा है? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने शहर के बारे में ये कुछ बताया। क्या क्या बताया? कि शहर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लोग बहुत सारा काम धंधा करते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी है। वॉर वगैरह होते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज सिटीज वो माइंड ब्लोइंग। ठीक है, बहुत ब्राइट हैं, कलरफुल मार्केट्स हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बहुत सारा पॉपुलेशन है, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, मॉस्क एंड टेम्पल्स हैं, पब्लिक परफॉर्मेंसेस होते हैं, गाँवों से सामान आता है शहरों में, 2 क्रॉप्स हर साल लिए जाते हैं, टेक्सटाइल खास करके मुस्लिम और कॉटन सिल्क, ये सब चीजें बहुत फेमस हैं बाहर के देशों में। फाइन मुस्लिम्स तो इतने एक्सपेंसिव हुआ करते हैं जो केवल और केवल नॉबल्स और रिच के द्वारा पहने जा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मेक अस अंडरस्टैंड दैट ही वाज सीइंग द ब्राइट साइड ऑफ इंडियन कल्चर, ब्राइट साइड ऑफ इंडियन सोसाइटी। इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम के बारे में भी बताया कुछ। हमारे यहाँ की डाक व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। वो क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर सप्लाइड विद द इंस एंड गेस्ट हाउस। पहली बात तो हमारे यहाँ का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़िया था। रोड्स, हर एक रोड पे सराय मिलेंगे, गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। इसका मतलब कोई भी यात्री ऐसा नहीं है कि कोई यात्रा करने से डरे। हिंदुस्तान में पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं, और किसी भी रास्ते पे आप चले जाइए तो थोड़े थोड़े दूर पे गेस्ट हाउसेस बने जहां पर लोग रुक सकते थे। इब्न बतूता was amazed by the efficiency of postal system। पोस्टल सिस्टम के बारे में तो वो देख करके हैरान रह जाता है। वो कहता है यहाँ पे 2 प्रकार के पोस्टल सिस्टम है, यानी पैदल भी है और घुड़सवार भी है। ठीक है, घुड़सवार यानी उलू और पैदल मतलब दावा। ठीक है, 2 प्रकार के पोस्ट व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। एंड दिस सिस्टम enabled merchants to send information, remit credit across the long distance and dispatch goods required at a short notice। थोड़े ही समय में चीजों को पहुंचाना हुआ, इंफॉर्मेशन पहुंचाना हुआ, ये काम हो जाता था। मतलब जिसको महीनों लग जाते थे आने में, जिसको सिंध से, अगर ये इब्न बतूता है तो इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली आने में जितना समय लगा, उसका 1/5 हिस्सा भी नहीं लगा उसकी न्यूज पहुंचने में। तो न्यूज इतनी तेज पहुंचा करता था। हॉर्स पोस्ट किस तरह के होते थे और ये फुट पोस्ट किस तरह से होते थे? दरअसल चौकियां बनी होती थी, तो घुड़सवार एक जगह से इंफॉर्मेशन उठाता था और दूसरे चौकी तक पहुंचा देता था, फिर वो लौट आता था और उसके बाद अगला वाला, उसके आगे अगला वाला, इस तरीके से अनब्रेक ये चलता रहता था। और
जिस चौकी पर इंफॉर्मेशन आती थी, फिर वहां से अगर लोकल इंफॉर्मेशन कहीं जाना है तो वहां पे दावा यानी पैदल जो पोस्टमैन होते थे वो पैदल जाकर के ये खबरें पहुंचाते थे। तो लोगों तक ये व्यवस्था बेसिकली बहुत कम होती थी। उस दौर का जो पोस्ट सिस्टम होता था वो कॉमन पीपल के लिए नहीं होता था, वो राजा के लिए होता था। तो जो इंफॉर्मेशन राजा अगर कोई किसी अपने जो है सूबेदार वगैरह तक पहुंचाना चाह रहा है, इक्तादार होते थे उन तक पहुंचाना चाह रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उन तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये उनके लिए ये पोस्ट सिस्टम हुआ करती थी। पोस्ट वाज नॉट फॉर कॉमन पीपल बट इट वाज क्वाइट एफिशिएंट, बहुत तेज काम करता था। इब्न बतूता's मेमोइर्स, इतनी चीजें आपके बुक में दी हुई हैं, एनसीईआरटी में इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलावा हट करके हम बात कर लेते हैं कि उसने रिहला में और क्या कुछ लिखा हुआ है। So this means the section that I'm going to tell you right now is totally different from your book. Arrival in India in 1334, Ibn Battuta arrived in India all the way from the mountains of Afghanistan. और ये तुगलक डायनेस्टी का समय था। इस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक हुआ करता था। He learned the great Sultan like take gifts from his visitors and in return the Sultan used to give gifts also. उसने ये सुन रखा था कि सुल्तान को बहुत पसंद है कि अगर कोई विजिटर उससे मिलने आ रहा है तो वो गिफ्ट दे भी और जाते समय वो गिफ्ट देता भी था। तब ये लेन देन चलता था, ठीक है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए इब्न बतूता आता है तो he presented him with arrows, camels, 30 horses, slaves and some other goods. जब वो आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक तो वो जो है कुछ तीर देता है, बहुत नायाब किस्म के थे, कैमल लेके आता है, 30 घोड़े गिफ्ट में देता है, स्लेव्स कुछ लेके आता है और जो है अखरोट और बादाम ये सब चीजें भी लेके आया था साथ में। In return, Muhammad bin Tughlaq responded him with a welcoming gift of 2000 silver dinars. और जाहिर सी बात है रिटर्न गिफ्ट भी देना बनता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये गिफ्ट उससे स्वीकार किया, तो बदले में 2000 सिल्वर दिनार भी दिए, एक फर्निश्ड हाउस दिया रहने के लिए, एक सरकारी नौकरी दे दी, कौन सी वाली, जज बना दिया, और सैलरी भी 5000 सिल्वर दिनार रख दी, ये आपको मिलता रहेगा। तो घाटे का सौदा तो नहीं। In the memories of Tughlaq dynasty, Ibn Battuta studied and wrote about the history of famous Qutub complex के बारे में वो लिखता है, कुबतुल इस्लाम मास्क के बारे में लिखता है। कुबतुल इस्लाम जानते हो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहला मास्क बनवाया था दिल्ली में, आज भी दिल्ली में जो सबसे या हिंदुस्तान में ही कह लो पहला मस्जिद जो बना था वो कुबतुल इस्लाम है, और उसी के बगल में कुतुब मीनार भी। उसने फेमाइन के बारे में बताया। इब्न बतूता बताता है कि लगभग यहाँ पर 7 वर्षों तक एक जो है सूखा रहा है, एक अकाल पड़ा है 1335 के बाद से। इसमें बहुत सारे लोग दिल्ली के मारे गए, दिल्ली के अलावा भी बाकी और जगहों से मारे। अब ये 7 साल का अगर कहीं पे अकाल पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी शासक रहेगा उसको शासन चलाना मुश्किल होगा। तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बड़े अजीब तरह के फैसले किया करता था, बड़ा गंदा शासक था, बहुत खराब था। तो बहुत खराब वही खराब नहीं था, उसका टाइम बहुत खराब था। कोई शासक बने और 7-7 साल तक इस तरह की महामारी आ जाए तो आदमी क्या डेवलपमेंट का काम करेगा? जस्ट सी द प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत बढ़िया शासक होगा तो क्या कर लेगा अगर ये कोरोना 2 साल 2.5 साल से आपकी पूरी व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है? तो इसमें योगी क्या करेंगे और मोदी क्या करेंगे? अब ये तो अपनी सारी एनर्जी फूक करके खाली वैक्सीन लगवा लें, आपकी जान बचा लें, बड़ी बात है, बाकी तरक्की तो पीछे हो। तो ये जो है तुगलक के साथ भी बहुत बुरा हुआ कि फेमाइन था। हालांकि ये कि उसके डिसीजन भी थोड़े से कुछ उटपटांग के थे और डिसीजन गलत नहीं थे। हाँ, शायद उसका टाइम गलत था या उसके इम्प्लीमेंट के करने के तरीके गलत थे, लोगों का सपोर्ट उसके साथ नहीं था, ये गलत हो सकता है। ये कुछ एक चीजें उसके साथ थी। लाइक मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो बहुत किताबें पढ़ता था, he knew almost everything that was required at that time। उस जमाने का दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे पढ़ा लिखा सबसे समझदार बादशाह था।
बहुत दूर की सोचता था। बट प्रॉब्लम ये है कि उलेमास की नहीं मानता था, ठीक है, रिलीजियस हेड्स की नहीं मानता था। तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग जो बहुत रिलीजियसली बिलीव करते हैं वो उसके खिलाफ हो गए। वो बहुत दूर की सोचता था कि नहीं, सोना और चांदी के जो सिक्के चल रहे हैं इससे सोना चांदी खराब हो रहा है, तो क्यों ना हम जो है टोकन मनी शुरू कर दें। तो उसने टोकन मनी शुरू किया, और इसका दुर्भाग्य कह लो कि टोकन मनी शुरू करने के बाद उसने कोई ऐसी टंकड़ व्यवस्था नहीं रखी थी कि वो टोकन मनी उसके ही द्वारा निकले। कॉमन लोगों ने उसकी कॉपीज बनानी शुरू कर दी, मार्केट में नकली मनी आ गई। तो ये सारी चीजें उसका दुर्भाग्य है। उसने दौलताबाद में राजधानी बसाई, उसने दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया, वो भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जिस टाइम पे किया उस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास वैसे भी खाने पीने की बहुत कमी थी, और ऊपर से तुम ट्रांसफर करा रहे हो तो लोगों को बहुत पैसे की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें उसके साथ दिक्कतें थी। उसने लोगों की सुविधाओं के लिए ही उसने सोचा कि भाई कुछ टैक्स लगा करके पैसे वसूले जाएं। और टैक्स कहाँ लगाना चाहिए, तो हर कोई ये कहेगा कि टैक्स वहां लगाना चाहिए जहां खेती अच्छी होती है। तो खेती अच्छी होती है दोआब के क्षेत्र में, दोआब के क्षेत्र में उसने टैक्स बढ़ा दिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि खेती तो तब अच्छी होती है जब अकाल ना पड़ा हो। 7 साल से अकाल काय की खेती हो रही है, और जब खेती ठीक से नहीं हो रही है वैसे में तुम जो है टैक्स बढ़ा दे रहे हो, तो लोग घर छोड़ छोड़ के भागने लगे, फसलों को आग लगाने लगे, नुकसान करने लगे, विद्रोह होने लगा। फिर भी थोड़ी समझदारी उसने दिखाई, लोगों को तकावी ऋण दिए, बहुत सारे उनको पैसे दिए। इस पैसे का भी लोगों ने दुरुपयोग किया, पैसे लेकर के भाग गए, नहीं जमा की। तो इन ऑलमोस्ट वी कैन से कि वो शासक बुरा नहीं था, समय उसका बुरा था। टॉर्चरिंग ड्यूरिंग तुगलक डायनेस्टी, वो बताता है कि द सुल्तान वाज टफ बोथ अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स। सुल्तान बहुत ही कड़ा शासक था। फॉर दिस कंसीडर एन एग्जांपल, a week was not passed without spilling of Muslim blood on and the running of a stream of go ahead of the entrance of his palace. कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं बीतता था जिस हफ्ते में एक आध दो लोगों के सर ना कटे मिले। तो इसका मतलब बहुत कड़ाई से शासन करता था, और दंड भी बहुत कठोर कठोर दिए जाते थे। जो भी थोड़ा सा बकवास करे तो सीधे मुंडी काट दो इसकी, ये चलता था, ठीक है। कई तरह के दंड मिलते थे, लाइक कटिंग ऑफ पीपल इन हाफ, सर काटना, ये भी एक चीज थी, या लोगों को आधे पर से काटना। ये भी उस जमाने का बड़ा दंड था कि आदमी को ऐसे पकड़ के और यहां से काट देता था। ये वाले दंड भी मिलते थे। स्किनिंग देम अलाइव, खाल खींचना कहा जाता ना, ये गुरशास एक उसका रिश्तेदारी कोई था जिसने विद्रोह किया था, उसको पकड़ने के लिए इसने देवगिरी पे अटैक भी किया था, और भी इलाकों पे इसने अटैक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये वही थे जो छिप गए थे, और कंपली नरेश ने इनको शरण दिया था, जहां पर हरिहर और बुक्का भी थे, जिन्होंने आगे चल करके विजयनगर एम्पायर बसाया। हम लोग 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि गुरशास्प वो व्यक्ति था जिसको कंपली नरेश ने अपने यहाँ पे शरण दिया हुआ था, और इसी बात को लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिल पे हमला किया, हरिहर और बुक्का को भी पकड़ लाया, मुसलमान बनाया, और साथ में गुरशास्प को भी पकड़ के लाया। गुरशास्प का जिंदा खाल उतरवा करके और भूसा भर दिया उसमें। तो ये बहुत कड़े कड़े दंड दिया करता था, चॉपिंग ऑफ देयर हेड एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन पोल्स और मेकिंग प्रिजनर्स, टॉस्ड अबाउट द एलिफेंट्स, ये सब भी होता था। किसी किसी को वो हाथी के नीचे डलवा देता था, या हाथी चढ़ जाए उसके ऊपर मार डाले। अभी द swords are attached to their tusks, which in a warning sign to the other people। तो ये खतरनाक खतरनाक उसने दंड विधान शुरू किए थे ताकि लोग उससे डरें। This was all written in Ibn Battuta's travel memoirs, that is called Rihla. Even the Sultan was ready to shed the blood of people at any time. He used to punish people of his empire on small faults without the respect of person, whether the fault is of anyone, they were brought to his hall and punished. जैसे रेला के चैप्टर जो है 15 से एक चीज निकलती है
जिसमें वो दिल्ली के बारे में बताता है। इन तुगलक डायनेस्टी द पनिशमेंट्स वर गिवन टू दोज पीपल who were of Muslim religion and were suspected as rebellion, जिनके ऊपर केवल रिबेलियन होने भर का सस्पेक्ट हो जाए उनको भी मारा जाता था। ऐसे लोगों का इसका जिक्र है। Ibn Battuta also wrote that when he was in Delhi, Sultan's officials demanded bribes from him. घुसखोरी भी होती थी, घुसखोरी का भी जिक्र इब्न बतूता ने किया हुआ है। And also deducted 10% of sum from the gifts which was given to him by Sultan. और वो इस बात का भी जिक्र करता है कि सुल्तान ने जितना गिफ्ट उसको मिला दिया था, अधिकारियों ने देते समय 10% काट लिया था। टीडीएस टाइप का उस जमाने में भी कट रहा था। Ibn Battuta developed a friendship with Sufi Muslim holy men also during his end term of his stay in Tughlaq dynasty, but after hearing the Sultan ordered to arrest both, थोड़े दिनों में अच्छा इब्न बतूता के साथ सुल्तान के संबंध शुरू में अच्छे रहे, आगे चल करके खराब हो जाते हैं। कुछ दिनों तक इब्न बतूता कैद में भी रहता है। इसीलिए ये सब बातें लिख दिया। ये नहीं ऐसा नहीं है, झूठ क्यों लिखेगा। Sultan allowed Ibn Battuta to take his depart from India, but the Sufi Muslim was killed. इब्न बतूता को तो उसने बाद में छोड़ दिया, लेकिन जिस सूफी मुस्लिम के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध था, उसको फिर नहीं छोड़ा इब्न मोहम्मद बिन तुगलक ने। The way he was killed is described as follows. Means Sultan used to pluck the beard of the holy man's hair by hair. ये देखो, जिस सूफी सुल्तान के साथ इब्न बतूता का अच्छा जमता था, उसकी दाढ़ी के एक एक बाल नोचे गए पहले तो ढंग से बिठा करके, मुल्ला साहब बैठो, एक दो। Then he made him to get banished from Delhi. वहां से निकाला भी गया। After a while, Sultan ordered holy men to return to his court, but he refused. फिर उसे दोबारा बुलाया गया, वापस कोर्ट में इसको बुलाइए, उसने मना कर दिया। Man was arrested, tortured, most horrible way, and then beheaded. Finally, काट दिया गया, सरकलम कर दिया गया। तो इस तरीके से इसके बारे में भी लिखता है। तो ये जो मैंने अभी आपको डिटेलिंग करी, ये सारी चीजें उसकी किताब में मिलती हैं। So this is all for today, and tomorrow we'll continue the chapter and we'll study about Francois Bernier. तो दो लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया, तीसरा फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। सर इब्न बतूता और अल-बिरूनी दोनों ने आगे मैरिज सिस्टम या फिर जो पैट्रिलिनी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, कुछ एक चीजें हैं, सती प्रथा वगैरह के बारे में इनका जिक्र आया है, आगे बता रहे हैं।